हैं उनके अपने किसी भी प्रश्न में, तो वो डाउट क्लियर कर लेंगे, बाकी जो जिनमें क्लियर है उनको छोड़ देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला ही प्रश्न था ये, एन एम्प्लॉय अंडर द यूनिफाइड पेंशन स्कीम must serve for a minimum of 10 years to qualify for the assured payout. Which of the following conditions will make an employee ineligible for benefit under the scheme? इस वाले सवाल को आप लोगों ने पढ़ा ही है। आप लोगों को अगर किसी को डाउट है तो अपना हैंड रेज करेंगे, अदरवाइज हम अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। कोई डाउट नहीं है इस सवाल में। वॉलंटरी रिटायरमेंट आफ्टर 25 इयर्स, डेथ ड्यूरिंग सर्विस, रेजिग्नेशन। जी सुधा मैडम। जी नहीं सर, बाय मिस्टेक उड़ गया है। तो चलिए इसमें फिर कोई डाउट नहीं है। तो चलिए डाउट नहीं है तो इसका आंसर कौन सा है, टेक्स्ट मैसेज में एक बार लिख दीजिए जल्दी से, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कौन सा आंसर है इसका। चलिए तो क्लियर है सभी को, गुड। थर्ड ऑप्शन है रेजिग्नेशन फ्रॉम सर्विस। चलिए तो अगला सवाल है, under the unified pension scheme, what percentage of the employees' average basic pay for the last 12 months is guaranteed as a pension after 25 years of service? तो इसमें भी आई होप किसी को डाउट नहीं होगा। नहीं है डाउट, सभी कह रहे हैं कि इसका सेकंड ऑप्शन है 50% गारंटीड पे आउट मिलेगा, और वो 25 सर्विस के बाद। तो चलिए इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल है, इफ एन एम्प्लॉय टेक वॉलंटरी रिटायरमेंट अंडर द यूनिफाइड पेंशन स्कीम आफ्टर कंप्लीटिंग 25 इयर्स ऑफ सर्विस, व्हेन डज द एश्योर्ड पेंशन पे आउट बिगिंस? तो 25 साल की सेवा के बाद अगर वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है तो उसकी पेंशन कब शुरू होगी? इसमें अगर कोई साथी को डाउट है तो जरूर पूछ लीजिए, नहीं है तो ठीक है। आफ्टर रीचिंग द नोशनल सुपरन्यूशन डेट। अगर छोटे से किसी सेंटेंस में भी कोई बात है तो हैंड रेज जरूर करिएगा अगर कोई डाउट है तो। इसमें कोई डाउट नहीं है, मतलब फोर्थ वाला। जी रचना रानी मैम। Sir, please explain the fourth option, notional superannuation date. देखिए सुपरएन्युएशन डेट तो समझते ही हैं, मतलब वो डेट जब कोई भी एम्प्लॉय रिटायर्ड होता है। और भी रिटायर्ड कौन सा, रिटायर्ड तो कभी भी हो सकता है। रिटायर्ड मतलब जब वो पूरा 60 ईयर का कंप्लीट हो जाए, 60 साल पूरे हो जाए जिस महीने में, और जिस महीने में उसकी डेट ऑफ बर्थ होती है उसके लास्ट वर्किंग डे, या फिर फर्स्ट डे अगर हुई किसी की डेट ऑफ बर्थ तो उसके प्रीवियस मंथ का लास्ट वर्किंग डे जो होता है वो सुपरएन्युएशन डेट कहलाती है। नोशनल का मतलब होता है कि एज्यूम कर लेना, जैसे मान लीजिए कि किसी ने अपना वीआरएस ले लिया 56 ईयर की एज में, तो रिटायर्ड तो वो हो गया 56 एज में, मगर उसका नोशनल सुपरएन्युएशन डेट क्या होगी, जब वो 60 ईयर का पहुंचेगा, तब मतलब जिसको वो एक्चुअल में रिटायर्ड होने वाला था वो वाली डेट नोशनल सुपरएन्युएशन डेट कहलाएगी। क्लियर है मैम? जी सर, थैंक यू सर। तो ये बीआरएस मतलब जो स्कीम है इसमें बीआरएस पहले भी ले लेंगे तो पेंशन शुरू नहीं होगी। पेंशन शुरू होगी तभी जब वो 60 ईयर का कंप्लीट हो जाता है, जिस दिन उसको 60 ईयर का होने के बाद रिटायरमेंट मिलने वाला था। जी और कोई बात? सर आवाज आ रही है सर? मुझे आवाज नहीं आई आपकी। हेलो। हाँ जी मैम। सर नॉर्मल वीआरएस में भी ऐसा होता है सर? नहीं नहीं नहीं, नॉर्मल भी ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। नॉर्मल बीआरएस में जब भी बीआरएस मिलता है उसके तुरंत बाद पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। अच्छा अच्छा, तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया ना सर? डिफरेंस है बिल्कुल। जी सर, थैंक यू। जी जी मयूर राठी सर। मयूर सर आवाज नहीं आ रही सर आपकी, माइक में कोई प्रॉब्लम है आपको? मयूर सर। शशिलता मैम। जी सर, गुड इवनिंग सर। सर ये नोशनल टर्म यूज करना जरूरी होगा फिर इस सेंटेंस में? अगर ना यूज किया जाता तो भी आंसर सही होता,
तो भी मतलब आंसर इन द सही होता। सुपरएनुएशन डेट, बस इतना आंसर भी सही होता। हाँ बिल्कुल, तब तो भी ये सही होता। नोशनल लिखने से मतलब कोई स्पेसिफिक फर्क पड़ेगा या ऐसे ही कोई सेंस? इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट नोशनल सुपरएनुएशन ज्यादा सही वर्ड है, क्योंकि रिटायर्ड वो सुपरएनुएशन के पहले ही हो गया है। नोशनल का मतलब ही ये होता है कि हम में एक्चुअल में वो चीज होने वाली थी, बट वो मान ली गई है। नोशनल का मतलब होता है जी सर, ओके, थैंक यू सर। है ना, क्योंकि रिटायर्ड तो ये हो गया है, तो अब वो सुपरएनुएशन डेट पे रिटायर्ड नहीं होगा ना, तो उसको मान लिया जाएगा वो वाली डेट। जब कभी भी मान ली जाए ना कि उस डेट पे ऐसा आना, तो उसमें नोशनल लगाते हैं। ओके सर। मयूर सर, अगर आपका माइक ठीक हो गया हो तो। आवाज आ रही है सर? जी हाँ जी सर। सर एनपीएस में 60-40 होगा या 80-20 होगा इन केस ऑफ वीआरएस? एनपीएस में हाँ सर। 60-40 होगा सर। इसके केस में भी ना सर? बिल्कुल। और एनपीएस में 20 साल में वीआरएस ले सकते हैं, 20 ईयर ठीक की सर्विस पूरी करके। और वो ठीक होगा वही जो सुपरएनुएशन वाली कंडीशन है, सेम वही वाली लगेगी उसमें। ठीक सर, थैंक यू सर। जी, संदीप गौतम सर। चलिए अगला सवाल। Upon the death of the pensioner under the unified pension scheme, what percentage of the assured payout is provided to the legally wedded spouse? पेंशनर की अगर डेथ हो जाती है, तो जो उसकी वाइफ है या उसका हस्बैंड है, उसको कितनी पेंशन मिलेगी? तो इसमें तो किसी को भी कोई डाउट नहीं है, कितनी मिलेगी? 60%। 60%। 60, उसका जो भी पेंशन है उसका 60%, है ना जी। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। व्हाट इज द टोटल कंट्रीब्यूशन परसेंटेज ऑफ बेसिक पे प्लस डीए made by the government towards the employees pension under the unified pension scheme, including the additional pooled fund? इसमें 10%, 8.5%, 18.5%, 20%। इसमें हमारे कोई साथी जिनका ये सवाल गलत हुआ हो, जब वो टेस्ट दे रहे थे उस टाइम पे गलत हुआ हो? जी सर मेरा ही गलत हुआ है, हाँ, क्योंकि मैंने सर वो ओवरलुक कर दी इंक्लूडिंग द एडिशनल पूल्ड फंड। तो वो इसीलिए मेरा गलत हुआ सर। मैं 8.5 में लगाई थी, बट 8.5 प्लस 10 तो 18.5 होगी करेक्ट आंसर सर। मेरे से ही गलती हुई है सर, एंड दैट वाज अ सिली मिस्टेक सर। जी नीलेश मिश्रा सर। सर जो मैडम बता रहे हैं वही मिस्टेक मुझसे भी हुई, टोटल वर्ड को ओवरलुक कर गए और 10% पर लगाया था मैंने। जी 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 सर। नवनीत सर। सेम मिस्टेक मेरे से यही हुई थी सर। जी आनंद सर। जी 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 सर एक एक जानकारी देना थी, दे दूं? एक जानकारी। हाँ बोलिए। ये आया कि सर 17 फरवरी तक जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है उसके रिव्यूज मांगे गए हैं सर। हाँ जी सभी से। मांगे हैं बिल्कुल। ये बताना सर। थैंक यू सर। जी बिल्कुल। जो पीएफआरडीए की वेबसाइट है उस पर जाके रिव्यू दे सकते हैं। अगर हम लोग को कोई उससे संबंधित कोई विशेष बात बतानी है सरकार को, उसका ड्राफ्ट उन्होंने पब्लिश किया है। बिल्कुल। थैंक यू आनंद सर। थैंक यू सर। थैंक यू। तो चलिए, मतलब इस एक्चुअली मैंने इस सवाल के बारे में इसलिए पूछा क्योंकि जब मैं ये सवाल लिख रहा था तभी मुझे लग रहा था कि यहाँ पर लोग वाले हैं, इस सवाल में दिक्कत होने वाली है। तो कुछ लोगों ने ओवरलुक कर लिया, मतलब मेरे अनुमान को सही साबित कर दिया आप लोगों ने। तो बिल्कुल इसका सही आंसर जो है वो जो है 18.5 है। किसी के साथी को इस वाले सवाल में कोई डाउट तो नहीं बचा होगा ना? अगर बचा हो तो जरूर पूछ लीजिएगा। जी मनोज सर बताइए। सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया सर मुझे। 18.5 कैसे, क्या आंसर आया सर इसका? अच्छा मैं लेट ज्वाइन किया हूँ सर, हाँ। प्लीज।
देखिए इसमें क्या पूछा है, व्हाट इज द टोटल कंट्रीब्यूशन, किसकी बात कर रहे हैं ये, बेसिक पे डीए मेड बाय द गवर्नमेंट। इसमें गवर्नमेंट कितना कंट्रीब्यूशन देगी, और इसमें सबसे खास बात ये है, यहाँ पे ये ध्यान से देखिए जरा, इसमें ये पूछा है इंक्लूडिंग द एडिशनल पूल्ड फंड, मतलब गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन टोटल कितना होगा, ये पूछा गया है टोटल कंट्रीब्यूशन। तो 10% तो वो एम्प्लॉय के खाते में जमा करेगी यूपीएस के अंतर्गत, और 8.5% वो पूल्ड जो कॉर्पस है उसमें जमा करेगी। तो टोटल मिला के कितना हो गया, 18.5%। पूल्ड कॉर्पस में 8.5% है, और एम्प्लॉय वाला जो क्या बोलते हैं इंडिविजुअल कॉर्पस, उसमें 10%, कुल मिला के जो हो गया 18.5%। इसमें दो सर हमारे दिमाग में तो सर 14 था कि 10 + 4 वो 14, इसलिए गलत हुआ एक तो। हाँ वो एनपीएस का था ना, एनपीएस में 14% है। अब यहाँ देखिए कौन, ये साफ साफ लिखा हुआ है, ये क्या लिखा, अंडर द यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो अभी जब हम लोग यूपीएस की क्लास की थी और उस दिन हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें साफ साफ लिखा था कि गवर्नमेंट जो है वो 3 तरह के कॉर्पस होंगे, एक इंडिविजुअल कॉर्पस, दूसरा पूल्ड कॉर्पस, और तीसरा एक बेंचमार्क कॉर्पस, है ना। तो इंडिविजुअल कॉर्पस में जो सरकार जमा करेगी 10% सरकार का होगा, और 10% वही तो दिमाग में रहा ना सर कि सर वो आप पूल बताया था कि 8.5 होता है, तो 8.5 लगा दिया हमने। ये यही जो छोटी छोटी सावधानियां होती है ना, इन्हीं मतलब जो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली बात जो है वो, इसलिए टेस्ट हमारे काम आ रहे हैं भाई। क्या जब हम एक्चुअल में एग्जाम में हो तो हम पहले से ही थोड़े सतर्क रहें कि एक एक चीज को ध्यान से पढ़ना है। जी सरिता मैडम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर ये जो टेस्ट आप कंडक्ट करते हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इसके पहले मैंने भी जितने भी ऐसे कई बार मेरे टेस्ट देती हूँ तो मैं ऐसे सिली मिस्टेक्स करती थी। तो मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया कि क्वेश्चन पूरा पढ़ना है। तो ये क्वेश्चन मैंने पूरा पढ़ा था तो मेरा आंसर सही है। तो ये एज अ प्रिकॉशनरी मेजर ये टेस्ट हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। सो थैंक यू सर। कांग्रेचुलेशंस मैम आपके इम्प्रूवमेंट के लिए, बहुत बढ़िया। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट है, अंडर द यूनिफाइड पेंशन स्कीम व्हाट हैपेंस इफ द एम्प्लॉयज इंडिविजुअल कॉर्पस एट रिटायरमेंट इज लेस देन द बेंचमार्क कॉर्पस। जी अक्षत सिंह सर। सर इसमें वैसे तो मैंने सी लगाया था, थर्ड लगाया था, बट आंसर 1 है सर। थर्ड क्यों नहीं होगा सर? अगर वो बेंचमार्क कॉर्पस से लेस है तो प्रोपोर्शनल पेंशन मिल जाएगी उसको। सीधा हो गया। तो मेरा भी यही वाला गलत हुआ इसमें। 10 इयर्स कहाँ लिखा हुआ सर? 10 इयर्स के बाद मिलेगा ना सर? 10 इयर्स के बाद नहीं, इसमें जो है ना 10 ईयर वाला कोई कंडीशन तो खैर कोई बात नहीं है इसमें 10 ईयर वाली। जी हाँ ये सिमर है सर, आपका क्या कहना है? बिल्कुल सेम यही कहना है सर, क्योंकि पॉइंट नंबर 8 में जो है पहला ऑप्शन दिया हुआ है और पॉइंट नंबर 9 में तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है जो पीडीएफ है इसके फाइल की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है शायद दोनों सही है क्या सर? जी अभी बाकी साथी भी जिन्होंने हैंड रेज किए है ना उनसे भी एक बार पूछ लेते हैं, फिर उसके बाद फाइनल कंक्लूजन निकालते हैं। मसरत मैम। गुड इवनिंग आप सबको। सर मैं पूछ रही थी सर, बेंचमार्क कॉर्पस ये एग्जैक्टली किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? इंडिविजुअल कॉर्पस और पूल कॉर्पस तो समझ में आया, बेंचमार्क कॉर्पस समझ नहीं आया था सर। अच्छा मैम चलिए अभी बात करते हैं मैडम, बिल्कुल बेंचमार्क की। अखिलेश सर। हाँ प्रणाम सर। जी। सर सेम क्वेश्चन मेरा भी गलत हुआ था, और इसमें वही था कि 1 और 3 में से ही अगर देखेंगे तो सही हो सकता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा नहीं था कि अगर उसे बेंचमार्क के बराबर कर तो गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर सेम बात यही है कि मैंने भी
लगाया तो थर्ड था, हालांकि ये भी सच है कि पहला भी होगा। तो इसमें दोनों आंसर बन रहे हैं सर, जो आपने पढ़ाया था और जो हमने पढ़ा है उसमें एक हम टॉप अप भी कर सकते हैं, अगर हमारा कम बन रहा है बेंचमार्क कॉर्पस से हम उसको टॉप अप भी कर सकते हैं। और दूसरे ये भी आंसर आपने बताया कि प्रोपोर्शनेट भी मिलेगी पेंशन, तो इसमें मुझे लगता है कि आंसर जो है ये थोड़ा सा मॉडिफाई होनी चाहिए था सर, ये गलत हो गया हमारा। बिल्कुल सही है। इसका एक्चुअल में क्या है कि फर्स्ट और थर्ड दोनों ही ऑप्शन है, दोनों ही होंगे, यस सर। सही है इसमें। तो अभी हमारे बहुत सारे साथियों ने इसके हैंड रेज किए हैं। अगर जिनको लगता है कि इसमें ये वाली बात है तो इसमें फर्स्ट और थर्ड ये दोनों ही ऑप्शन सही है। तो नहीं सर, जिनको मुझे इसमें सर एक थोड़ा सा ये कहना है कि सर अगर इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए सही से तो ये गवर्नमेंट कहाँ कह रही है कि आप टॉपअप करिए, आप तो जो एग्जैक्ट बन रहा है आप उतना लीजिए। आपको लगता है कि मुझे 50% पेंशन चाहिए तो करिए टॉपअप, नहीं मत करिए। एग्जैक्टली सर, तभी ये थर्ड वाला ज्यादा मतलब कि अप्रोप्रिएट लग रहा था, यही थिंकिंग थी सर। हाँ बात तो मतलब दोनों की है ना, इसमें ये पूछा है सिंपल सा कि अंडर द व्हाट हैपेंस इफ द एम्प्लॉय इंडिविजुअल कार्पस ऑफ द रिटायरमेंट इज लेस देन द बेंचमार्क कार्पस। बेंचमार्क कार्पस से अगर कम है तो ये कर सकता है, मतलब ऐसा कंपलसरी वाली बात तो इसमें भी नहीं लिखी है और इसमें भी नहीं लिखी, इसलिए दोनों ही सही है। फर्स्ट एंड थर्ड दोनों स्थितियां बनती है। इस तरह के जो सवाल होते हैं ना जिनको हम चैलेंज करते हैं, तो चैलेंज में फिर फाइनली हमको वो मार्क्स उसके मिल जाते हैं कि जिन्होंने फर्स्ट वाला क्वेश्चन लगाया वो भी सही और थर्ड वाला लगाया तो भी सही। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। मैडम ने कहा है कि बेंचमार्क कॉर्पस क्या होता है। इंडिविजुअल कॉर्पस समझ में आ गया है, पूल कॉर्पस समझ में आ गया है, बेंचमार्क कॉर्पस नहीं आया। फर्स्ट ऑप्शन पर समझा दीजिए टॉप अप वाला जो सर, वो ऐसा है। हाँ चलिए बेंचमार्क कॉर्पस समझ लें तो उसके बाद अपने को समझ में आ ही जाएगा। इंडिविजुअल कॉर्पस और पूल कॉर्पस और बेंचमार्क कॉर्पस, ये तीन तरह के कॉर्पस बनाने की बात की है यूपीएस में सरकार ने। इंडिविजुअल कॉर्पस का तो सीधा सीधा मतलब है कि एम्प्लॉय अपने बेसिक और डीए का 10% जमा करेगा और सरकार भी उसमें 10% मिला देगी। 20% जो है उसका अपना जो जमा होता रहेगा और जितना भी टोटल अमाउंट जमा हो जाएगा वो टोटल अमाउंट जो है वो पूल कॉर्पस इंडिविजुअल कॉर्पस बन जाएगा। पूल कॉर्पस क्या है, सरकार इसमें जो भी एम्प्लॉय जितने भी एम्प्लॉय हैं उन सारे एम्प्लॉयज का हर महीने 8.5% बेसिक और डीए का एक अकाउंट बनाएगी जिसका नाम उन्होंने रखा है पूल कॉर्पस, उसमें जमा करती रहेगी। तो ये पूल कॉर्पस हो गया। अब क्या है कि बेंचमार्क कॉर्पस। बेंचमार्क कॉर्पस क्या है कि ये एक्चुअल इसमें कुछ जमा वमा नहीं हो रहा है। बेंचमार्क कॉर्पस क्या है, एक तरह की कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन बस सिर्फ। और वो कैलकुलेशन क्या है कि कोई भी सर मैं बताऊं इसका, जो मैंने आपकी कल ही सुनी थी ये वीडियो, तो जो मैंने समझा है थोड़ा सा मैं बताऊं। बेंचमार्क कॉर्पस आपने क्या बताया? बताइए मैडम। जो आपकी वीडियो देखी उसके अनुसार बेंचमार्क जो कॉर्पस है वो है जैसे कि एम्प्लॉय जो है 10% उसका जाता है और 10% जैसे गवर्नमेंट का जाता है और डिफॉल्ट स्कीम में वो रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो कैलकुलेशन करते हैं। अगर ये ऐसे ही चलता रहा बिना किसी व्यवधान के सुपर एनुएशन तक, तो मतलब कि कैलकुलेट करते हैं कि कितना कॉर्पस जो है वो वहां पे इकट्ठा हो जाएगा। तो जो अज्यूम किया है उसके अकॉर्डिंग तो वो है बेंचमार्क कॉर्पस, आई थिंक। बिल्कुल सही बताया मैडम आपने, धन्यवाद। इसका जो पेंशन कैलकुलेशन का जो फार्मूला है ये हम सबको एकदम अच्छे से क्लियर है। इसमें 3 फैक्टर्स हैं। इसमें से सबसे पहले पी मतलब है बेसिक पे, रिटायरमेंट के आखिरी 12 महीने का जो एवरेज है उसका, और क्यू मतलब क्वालिफाइंग सर्विस अपॉन 300, और तीसरा है इसमें इंडिविजुअल कॉर्पस और बेसिक कॉर्पस। मतलब ये इनसे कैलकुलेशंस होंगी मतलब उसकी। तो पहली बात तो क्लियर ही हो गई कि जितना भी पी मतलब बेसिक पे, अगर जितना भी बेसिक पे होगा उसकी आधी हो जाएगी पेंशन, अपॉन 2 है तो।
क्यू का मतलब है कि क्वालिफाइंग सर्विस की कितनी लंबी सर्विस है। तो जब ये 25 साल की सर्विस होगी, मतलब क्या होगा, अगर 25 साल की सर्विस हुई तो 25 साल की सर्विस का मतलब 300 मंथ्स हो जाएंगे। तो और ये 300 मंथ से ऊपर नहीं जाएगा किसी भी हालत में, तो 300/300 1 हो जाएगा। और 1 का किसी भी मल्टीप्लाई करो तो वो होल होता है, उतना ही होता है। फिर इंडिविजुअल कार्पस और बेंचमार्क कार्पस अगर ये दोनों बराबर हुए तो भी 1 आएगा। तो फिर ये होल ही होगा, मतलब P/2 ही आएगा। मतलब जो भी बेसिक पे है लास्ट के 12 महीने का, उसका एवरेज निकाल के जो भी बेसिक पे है उसका आधी हो जाएगी पेंशन। अब इस चीज को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो बेंचमार्क कॉर्पस आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। बेंचमार्क कॉर्पस का क्या मतलब, ये क्यों बनाया गया बेंचमार्क कॉर्पस? वो इसलिए क्योंकि इसमें एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जाता है, चाहे वो एनपीएस हो चाहे यूपीएस हो। तो इसमें ये वाली बात मानी गई कि हो सकता है कि एम्प्लॉय बीच में कई महीनों के लिए या कई सालों के लिए ईओएल पे चला गया, या सस्पेंड हो गया, या किसी भी वजह से उसने अपना कंट्रीब्यूशन जमा नहीं किया। तो कंट्रीब्यूशन ये बहुत लंबे टाइम तक भी हो सकता है। तो लंबे टाइम तक होने में क्या होगा कि उसका इंडिविजुअल कार्पस काफी कम हो जाएगा। जब एम्प्लॉय जमा नहीं करेगा तो सरकार भी जमा नहीं करेगी, तो इंडिविजुअल कार्पस उसका थोड़ा कम रहेगा। और इंडिविजुअल कार्पस अगर उसका कम रहा, मतलब कम पैसा जमा करा, फिर भी उसको पूरी पेंशन मिल जाए, ऐसा नहीं, ऐसा ना हो। इसके चक्कर में जो है ना, ये बेंचमार्क कार्पस लाया गया है कि कम से कम एक एज्यूम कर लें कि अगर एम्प्लॉय जब से सर्विस में लगा और जब वो रिटायर्ड हुआ, तो उस पूरे दौरान में कम से कम इतना पैसा तो जमा होना चाहिए था। और अगर उतना नहीं हो पाया तो फिर उसकी पेंशन कम कर दी जाएगी। तो इसलिए बेंचमार्क कार्पस मतलब सिर्फ कैलकुलेशन है आइडियल कंडीशंस में कि इतना कम से कम पैसा जमा होना चाहिए उस एम्प्लॉय के खाते में। जाहिद सर। यस, गुड इवनिंग सर। सर ये Good evening. 6 का जो आंसर है सर, वो 3 मतलब किस हिसाब से हो सकता है सही? चूंकि 1 क्या? तो क्लियर है सर, ये क्वेश्चन का जो 6 जो देख रहे हैं, इसका 1 तो आंसर क्लियर है, चूंकि रूल को एज इट इज उठा दिया गया है। उसमें जी। सीधा कहा गया कि अगर आपका कॉर्पस कम होगा, है ना, तो आप टॉप अप कर सकते हैं इसके ऊपर में। लेकिन ये जो है कि पेंशन अगर आपका कम है तो प्रोपोर्शनेट दिया जाएगा, तो ये पार्ट तो वहां पे ऐसा है नहीं रूल में इस तरह का। कौन सा? पेंशन इज पेड प्रोपोर्शनेटली ना? जी सर, 1 तो क्लियर आंसर यहाँ पे है सर, क्योंकि रूल को एज इट इज लिया गया। रूल अगर आप देखेंगे, ये जो रूल था यहाँ पे 8 जी। नंबर में क्लियर कहा गया था ये कि सुपरनेशनल रिटायरमेंट द एम्प्लॉई अंडर यूनिफाइड पेंशन स्कीम शेल ऑथराइज ट्रांसफर ऑफ द वैल्यू ऑफ यूनिट्स इन द इंडिविजुअल कॉर्पस टू द पूल कॉर्पस इक्विवेलेंट टू द वैल्यू ऑफ यूनिट्स ऑफ बेंचमार्क कॉर्पस फॉर ऑथराइजेशन इन केस द वैल्यू ऑफ यूनिट इंडिविजुअल कॉर्पस इज लेस देन वैल्यू or unit the benchmark corpus, the employee will have an option to arrange for additional contribution to meet this gap. तो उसके हिसाब से तो 1 तो सर वेरी क्लियर है यहाँ पे, क्योंकि वो पेंशन की बात तो कर रहे हैं ना कि आपको पेंशन क्या मिलेगा। बिल्कुल, ये जो वाली बात है रूल के हिसाब से तो जाहिद सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मतलब जो लिखा है उसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन ही है, इसलिए आप इस क्विज में भी देखेंगे फर्स्ट वाला ऑप्शन ही दिया था आंसर में। अच्छा जी सर। पंकज सर बताइए सर। सर जाहिद सर जो कह रहे हैं, अगर हम फार्मूले को देखते हैं E/2, जो आईसी हमारा होगा कम होगा बीसी के, तो पेंशन कम बनेगी। अगर एम्प्लॉय टॉपअप नहीं करता है तो आईसी और बीसी को कंपेयर करेंगे तो प्रोपोर्शनेट में पेंशन कम आएगी कैलकुलेशन से। बिल्कुल सर। तो ये नहीं पूछा ना सर कि पेंशन कितना बनेगा, वो तो चूंकि आप एग्जांपल से देख रहे हैं सर, लेकिन जो रूल कह रहा है, ठीक है सर पेंशन का फॉर्मूला यही है ना, जो यूपीएस में दिया हुआ है फॉर्मूला तो यही दिया है ना पेंशन का। सर पॉइंट रूल नंबर में 9 भी में सर, देखिए, रूल उसमें लिखा नंबर हुआ है। 9 को देखिएगा ना, पॉइंट नंबर 9 8 पढ़ लिया आप, 9 भी पढ़ लीजिए। तो 9 ये कह रहा है प्रोपोर्शनेट के लिए, इन केस ऑफ वैल्यू और यूनिट ट्रांसफर्ड बाय द एम्प्लॉय फ्रॉम द इंडिविजुअल कॉर्पस टू द पूल कॉर्पस इज लेस देन द वैल्यू और यूनिट्स ऑफ द बेंचमार्क कॉर्पस, पे आउट प्रोपोर्शनेट टू द एश्योर्ड पे आउट शैल बी ऑथराइज्ड। कम रहेगा तो प्रोपोर्शनेट मिलेगा। तो दोनों ही बातें हैं, तो दोनों ही आंसर ठीक होने चाहिए। जी बिल्कुल गैप सर। बर्ड अगर होता है ना सर, गैप बर्ड, क्योंकि आपको फीलिंग गैप, तो हो सकता था कि फर्स्ट सही है सर। जी बलजिंदर सर। जी ठीक यस है। सर, नमस्कार।
जी सर ये ऑप्शन पहला ही इसका ज्यादा ठीक लग रहा है, क्योंकि इसमें लिखा है एम्प्लॉय कैन, उसको फोर्स नहीं किया गया कि आप इसको जरूर करेंगे। लेकिन यदि आप तीसरा ऑप्शन देख रहे हैं तो उसमें लिखा है पेंशन इज पेड प्रोपोर्शनेटली टू द कॉर्पस, यानी पेंशन आपको उस प्रोपोर्शन में पे कर दी जाएगी, यानी आपका ये पहले वाला ऑप्शन आपको दिया ही नहीं गया। इसको थोड़ा सा लैंग्वेज वाइज भी देखेंगे तो ज्यादा हम लोग पहले के साथ जाएंगे, पहला ज्यादा ठीक है। एम्प्लॉय को पहले वाले में ऑप्शन दिया गया कि आप चाहें तो अपना कॉर्पस पूरा कर सकते हैं, लेकिन तीसरे में तो ये वाला ऑप्शन विड्रॉ कर लिया गया ना, वहां सीधा लिख दिया गया पेंशन इज पेड प्रोपोर्शनेटली टू द कॉर्पस, यानी आप चाहकर भी टॉप अप नहीं कर पाएंगे उसमें। जी नहीं सर, ऑप्शन का मतलब क्या है? ऑप्शन दिया कि आप टॉप अप करो, तो उसी का दूसरा पार्ट ये भी तो हो गया कि नहीं किया। सर पेंशन इज पेड प्रोपोर्शनेटली में सीधा सा दिया जा रहा है ना कि आपको ये ऑप्शन नहीं दिया गया कि आप इसको पूरा करिए। नहीं, ऑप्शन तो दिया गया लेकिन आपने टॉप अप नहीं किया। ऑप्शन तो दिया गया नहीं लेकिन आपने करेंगे तो टॉप अप नहीं ऑटोमेटिकली किया। कम होगा सर, वो तो है ही है। देखो बस तो दोनों ही बातें आ गई ना, तो शायद इसमें दोनों ही आंसर ठीक हैं। लैंग्वेज में इसके में कुछ ऐसा बड़ा है नहीं। नहीं, लैंग्वेज हाँ, का ही इशू है सर। पहले के लिए सर भाषा में होना चाहिए था कि कर्मचारी क्या कर सकता है, अगर कम होता तो फिर पहला उत्तर आता, और जो सवाल है उसके हिसाब से तीसरा ज्यादा सही है अभी, कि कम होगा तो क्या होगा, प्रोपोर्शनेट मिलेगी। अगर उसमें कर्मचारी आ जाता ना कि कर्मचारी क्या कर सकता है तो पहला हो जाता। नहीं, तीसरे वाले में ये भी देखिए ना मैम, इसमें डायरेक्टली लिखा हुआ है पेंशन इज पेड प्रोपोर्शनेटली, जैसे एम्प्लॉय का ऑप्शन खत्म कर दिया गया कि आपको टॉप अप करने का मौका ही नहीं है, जितना आपका सर कम है तो बिल्कुल कम के सही अनुसार है, कम आप मिलेगा। सही बात कह रहे हैं सर, बिल्कुल यही बात है, क्योंकि अगर कम है तो आपको कम दी जाएगी। वो ये थोड़ी पूछ रहा है कि क्या कर सकते हैं, ऑप्शन था आपने नहीं किया, अगर कर देंगे तो मिल जाएगी। राइट। मसरत में सर पता नहीं मैं ठीक यहाँ पे जो लाइन लिखी है सर 9 नंबर पे, यहाँ पे जो लिखा है ना प्रोपोर्शनेट टू अश्योर्ड पे आउट, ये कॉर्पस का नहीं लिख रहा है, ये पे आउट जो मिलना था उसका प्रोपोर्शनेट कह रहा है पॉइंट नंबर 9 पे। और ऑप्शन में है कि जो हमारा कॉर्पस जमा हुआ उसका प्रोपोर्शनेट पेंशन मिलेगा। तो दोनों एक ही बातें हैं कि अलग हैं, ये थोड़ा सा एक बार मैम दोबारा से बोलिए जरा एक बार। सर पॉइंट नंबर 9 में लिखा है कि हाँ, अगर कम होता है तो इन केस द वैल्यू और यूनिट transferred by the employees from the individual corpus to the pool corpus is less than the values or unit of the benchmark corpus, payout proportionate to assured payout shall be authorized। यानी यहाँ पे कह रहा है assured payout का proportionate payout उसको मिलेगा। और यहाँ पे जो 3 नंबर ऑप्शन है इसमें लिखा है pension is paid proportionately to the corpus। तो ये दोनों एक ही बातें तो नहीं लग रही है मुझे, दो अलग अलग बातें हैं। नहीं, दोनों एक ही बात है मैडम। अच्छा, एक ही बात है। वहां पे अब अगर यूपीएस का डॉक्यूमेंट उठाएंगे ना तो उसमें सारी जगह कहीं भी पेंशन वर्ड का यूज ही नहीं किया है, वहां पे सारा वो एसोल्ड पे आउट की ही बात है, बट उसको तो सर यहाँ पे जी पेंशन का प्रोपोर्शनेट कह रहा है ना सर, यहाँ पेंशन का प्रोपोर्शनेट जो 50% हमें मिलना था या जो व्हाटएवर जो भी वैल्यू बन रही थी उसका प्रोपोर्शनेट कह रहा है इस डॉक्यूमेंट में। और यहाँ पे है कि कॉर्पस का जो प्रोपोर्शनेट पेंशन मिलेगा। ये वापस नहीं है क्या? नहीं, मतलब ऐसी बात बहुत मत उलझिए, ये उसका मत इस सेंटेंस का मीनिंग वही है। एक्चुअल में ये सब सेंटेंस जो मैं आप लोगों को इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि इस सेंटेंस बनाते समय मैंने ही इनको फ्रेम किए, तो थोड़ी सी मिस्टेक है, मतलब ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकती है। मेरे मन में वही था इस सेंटेंस को बनाने में कि ये प्रोपोर्शनेट होगा पेंशन का। अब एक्चुअल में जब पेपर बनेगा तब तो पता नहीं क्या होगा, मतलब उनका क्या मीनिंग होगा, बट यहाँ मेरे जी ओके, थैंक यू जी। मुकेश भट्ट सर। सर नमस्कार। नमस्ते सर। हाँ सर, जो ये 9th वाला अभी जो मैडम ने बात करी ना उसमें एक्चुअल में वो जो कॉर्पस की बात हो रही है और
अश्योर्ड पे आउट है, एक्चुअल में सर वो कॉर्पस के बेसिस पे ही तो पे लेआउट हमारा जो फाइनली बनेगा वही तो चीज वो उसमें हाँ आ रही है, बिल्कुल वही बात। वो अलग नहीं है। वो मतलब ये कॉर्पस का मतलब ये कि टोटल आपका कितना पैसा जो है वो बनता है जी बिल्कुल। और उसके आधार पे आपको पैसा मिलेगा। तो ये पे जो आउट जो बता रहे हैं ये वही है जो आपका उस हिसाब से बनता है, जो आपको मिलेगा। और अगर आपने उसमें पैसा नहीं डाला है उस हिसाब से उन दोनों को इक्वल करने के लिए, तो आपका पैसा कटेगा। देखिए जैसे सारे बिल्कुल। क्वेश्चन ये जैसे हम पढ़े ना इसको, अंडर द यूनिफाइड पेंशन स्कीम व्हाट हैपेंस इफ द एम्प्लॉयज इंडिविजुअल कॉर्पस एट द रिटायरमेंट इज लेस देन द बेंचमार्क कॉर्पस। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों के दोनों ये बराबर होने चाहिए थे। अब ये सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या होगा अगर ये दोनों के दोनों मैच नहीं करते हैं। तो इसमें सर जो थर्ड वाला ऑप्शन है ना, तो ये ऑप्शन इसलिए है कि पेंशन इज पेड प्रोपोर्शनलिटी टू द कॉर्पस। ये आपका उस हिसाब से जितना कमी पड़ती है उस हिसाब से ही आपकी पेंशन बनेगी। तो टॉप अप का ऑप्शन तो सर वो तो है ही है, टॉप अप तो वो दोनों को बराबर करने के लिए किया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि उस पे क्या होगा, आपकी पेंशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसका, यदि आपका ये दोनों कॉर्पस और ये जो आपका ये पूल वाला है ये मैच नहीं करता है। तो सर ये इसलिए थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये थोड़ा मुझे ठीक लग रहा है उसमें, क्योंकि ये तो हमसे पूछा जा रहा हाँ है ना कि उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका। बिल्कुल। तो खैर जो भी हो, फाइनली इसका आंसर मतलब फर्स्ट और थर्ड ही है। और क्योंकि इस तरह की जब भी बात आती है कि कौन सा ज्यादा सही है कौन सा कम है, और अगर उसमें थोड़ा मतलब लगभग 50-50% का डाउट अगर अराइज हो जाता है तो फिर वो दोनों ही सही माने जाते हैं उस हिसाब से। इसका फर्स्ट और थर्ड मतलब दोनों ही पक्षों में है, डाउट है तो बेनिफिट ऑफ डाउट तो मिलता ही है। इसका फर्स्ट और थर्ड तीनों मतलब दोनों ही सही है। और अभी जो मैडम ने पूछा था ना बेंचमार्क कॉर्पस, आई होप उनको क्लियर हो गया होगा। और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। धर्मेंद्र सर। जी थैंक यू सर, हाँ क्लियर हो गया। सर ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है सर, ग्रामेटिकल मिस्टेक कहाँ है सर? हो सकता है सर जी फर्स्ट जी और थर्ड दोनों ही आंसर हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग सर। बस नहीं बहुत ही वो सर मैं स्टैंडर्ड ही है सर, तो इवन जो आपने फ्रेम करा ना सर बहुत ही स्टैंडर्ड है। थैंक यू सर। जी थैंक यू सर। वो मैं बस इसलिए कह रहा था कि क्योंकि बहुत सारी गलतियां होती रहती हैं, तो पूरे चांसेस हैं इतने सवाल बनाने में गलतियां हो गई होंगी। तो हमारी जो टीम है वो बनाती है क्वेश्चंस। इस बार मौका ये हुआ कि हमारे टीम मेंबर थे नहीं मेरे पास, मतलब जो इस टॉपिक पे बना सके क्वेश्चन। तो फिर सारे क्वेश्चंस मैंने खुद ही बनाए हैं। तो इसलिए इस बार ऐसा हुआ है, हर बार नहीं होता है कि मैं ही बनाऊं। जी सरिता मैडम। सर जैसे हमारे पास एआई एक टूल है ना, अगर हम एआई पे लिख दें कि हमें ना यूनिफाइड पेंशन पे एमसीक्यू बना दीजिए 10, तो वो बना देगा एआई? बिल्कुल बनाएगा, क्यों नहीं बनाएगा। अच्छा, जी मतलब कोई भी नया टॉपिक हो चाहे कैसा भी हो कुछ भी सब नहीं, अब उससे बन ये तो जाएगा? आपको सीखना पड़ेगा मैडम, एक बार प्रैक्टिकल करके देख लीजिए आप। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। अब एकदम नया अगर कुछ होगा, एकदम नई कोई चीज आएगी तो वो एआई को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो शायद ना बना पाए। आई डोंट मतलब इसमें मैं 100% श्योर नहीं हूँ। अच्छा सब्जेक्ट मैटर सर देना पड़ेगा सर, सब्जेक्ट मैटर देने से आएगा। अच्छा ठीक। जी नवीन उपाध्याय सर। जी सर सादर नमस्कार सर। एआई उतने अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन नहीं बना पाता है, थोड़ा खाली इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन और आंसर देता है। लेकिन या तो फिर पूरा हम लेंदी हर चीज उसको लिखें, हर स्टेप लिखें, तब जा करके कुछ बहुत उससे निकलता है, लेकिन इस तरह से नहीं बना पाता सर। जी सर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा सर, आप चैट जीपीटी का जो पेड वर्जन है सर, जैसे उस दिन जो मैंने बैगलेस वाला जो क्वेश्चन दिया था सर वो मैंने चैट जीपीटी से निकाला था सर। अच्छा सर डिपेंड करता है कि आप कौन सा वर्जन यूज करते हैं, बहुत ही एडवांस लेवल का क्वेश्चन। वो जो सर बैगलेस वाला क्वेश्चन था वो 400 वर्ड्स का एक क्वेश्चन था सर। वो मैंने सिर्फ लिखा था कि एमसीक्यू बैगलेस बेस्ड क्वेश्चन विद हाईली कॉम्प्लिकेटेड, तो बना सकता है। डिपेंड करता है आप कमांड कैसा दे रहे हैं सर, इनपुट कैसा आप दे रहे हैं वहां पे। जी बिल्कुल।
चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डू पार्शियल विड्रॉल फ्रॉम द एम्प्लॉयज इंडिविजुअल कॉर्पस इम्पैक्ट द एश्योर्ड पे आउट अंडर द यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इस वाले सवाल में कोई डाउट है क्या किसी साथी को? इसमें आई होप किसी को भी नहीं होगा डाउट, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा सवाल है। तो आगे बढ़े फिर, इसका कौन सा आंसर सही है ये चैट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। तो बिल्कुल ठीक है, तो इसका डिक्रीज द एश्योर्ड पे आउट। चलिए अगला, अंडर द यूनिफाइड पेंशन स्कीम डियरनेस रिलीफ ऑन एश्योर्ड पे आउट इज fixed at the time of retirement, not applicable, adjusted as per the rate of serving employees or provided only to specific employee category। इसमें भी आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है, थर्ड वाला ऑप्शन सही है जी बिल्कुल। जहां कहीं भी कोई भी बात लगती हो ना कि आपको ये चीज समझ में नहीं आई तो जरूर पूछ लीजिएगा, तो उसी से डाउट क्लियर होते हैं, और डाउट क्लियर होना बहुत जरूरी है। द यूनिफाइड पेंशन स्कीम बिकम ऑपरेशनल फ्रॉम विच डेट? इसमें कितने साथियों ने मिस्टेक की है? कोई साथी हैं जिनसे गलत टिक हो गया हो ये आंसर? चलिए मतलब सब लोगों ने सही टिक, वाह क्या बात है जी। संजय सर, मुझसे हुआ था सर। अच्छा ठीक है सर। ये वाला जो सवाल है ना, इस तरह की किस डेट से शुरू हुआ है ना, ये वाली गलती, मतलब इस तरह के जो सवाल होते हैं बहुत सरल होते हैं, उसके बावजूद भी गलती जरूर होती है एग्जाम में। तो पता नहीं कैसे, मतलब उस वाले ऑप्शन पे फर्स्ट वाले सेकंड वाले ऑप्शन पे टिक हो गया जी। मनीष कुमार सर, डॉक्टर मनीष कुमार। हाँ जी सर, मेरे से भी गलती हुई। अप्रैल 1 देखते ही बस आगे पढ़ा ही नहीं, अगले वाले ऑप्शंस देखे ही नहीं और 24 वाला कर दिया जी। मयूर राठी सर। सरिता मैडम। सर मेरे से एनपीएस वाला गलत हो गया था, मैंने उसमें 1 अप्रैल 2004 लगा दिया, जबकि वो 1/1/2004 है। मुझे जी। अप्रैल और जनवरी में मेरा भी वो गलत एनपीएस में गलत हो गया। हाँ तो ये दोनों ही सवाल इसमें डाले गए थे इस बार जानबूझ के, क्योंकि मतलब जब मैं ये सवाल डाल रहा था तो मुझे पता था ये दोनों ही सवाल बहुत सरल है, बट सरल सवालों में सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। तो जब इस तरह के सवाल हों तो इनमें हमें एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है, जब ये डेट्स से रिलेटेड सवाल हो। क्योंकि जब कभी डेट्स वाले होते हैं तो देखिए आप जरा, इनमें जो है ना जो आपको डेट्स दी जाती है वो ऐसे दी जाती हैं कि आप मतलब जल्दबाजी में गलत डिसीजन पे पहुंच जाए। तो अगर आपने ध्यान से डेट्स नहीं पढ़ी तो गलत हो जाता है। तो इसलिए यहाँ इस तरह के जो सवाल हो जो आपको बहुत सरल लग रहे हो उन पे जरूर एक्स्ट्रा केयर रखिए, ये मेरा सुझाव है थोड़ा सा, इसलिए जानबूझ के सवाल दो इसमें जी। सर जी एक सवाल सर था वो एनपीएस में, जिसमें जी, कि आगे 70 ईयर्स। सर आगे सवाल में जब आएगा वो सवाल तब बताइएगा। चलिए जैसे ही वो सवाल आए तो तुरंत बोलिएगा। चलिए जी। हाउ इज द लमसम बेनिफिट कैलकुलेटेड फॉर एम्प्लॉय एट सुपरएनुशन अंडर द यूनिफाइड पेंशन स्कीम? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें लमसम पेमेंट पे आउट की बात की गई है और कितने उससे की जाएगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सभी को पता है, 10% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए फॉर एवरी 6 मंथली ऑफ सर्विसेज। ठीक है। what benefit is provided to past retirees under the unified pension scheme? है ना, जो पहले ही रिटायर्ड हो गए उनके लिए क्या होगा इसका? तो पेंशन विद एरियस एंड इंटरेस्ट एट पीपीएफ रेट्स, ये सेकंड वाला ऑप्शन है। इसमें कोई दिक्कत जी? शिवहर सर इसमें बताइए कोई दिक्कत है? सर समझ में नहीं आया किन लोगों की बात की जा रही है इसमें। इसमें ये वाली बात की जा रही है कि 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी यूपीएस, और कोई रिटायर्ड हो गया है जी। उसके पहले ही, मतलब अभी रिटायर्ड हो चुका है मान लीजिए अभी, तो उसको ये यूपीएस का मतलब ऑप्शन मिलेगा भी कि नहीं? वो तो रिटायर्ड हो चुका, एनपीएस में था। तो हमें भी समझ में नहीं आया था ये। जी जी, अब क्लियर हो गया देवेंद्र सर? तो उसकी पेंशन बन जाएगी ना और एरियर मिल जाएंगे जी। जी 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 बिल्कुल पेंशन बनेगी बिल्कुल।
यूपीएस के हिसाब से बन जाएगी मतलब उसकी। वो उसके पास ऑप्शन रहेगा इसको लेने का। सर इनको फिर वो 60% नहीं मिला होगा, अगर मिल गया होगा तो फिर कैसे बनेगा फिर वो? कौन नहीं जो तो वो रिटायर्ड जब हो चुके जमा करना NPS पड़ेगा ना, वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी मतलब इसके हिसाब से। अगर मान लो वो पैसा मिल गया है तो वो वापस जमा करना, टॉप अप करने वाली बात लिखी हुई है ना इसमें। टॉप अप का तो मतलब ठीक है सर, कुछ मंथ की पेंशन भी मिल गई होगी इन लोगों को, हो सकता है 1 साल की 2 साल का, हाँ तो बड़ा हाँ लंबा कैलकुलेशन। हाँ, वो सब वापस करना पड़ेगा तभी मिलेगा। अभी अभी तो खैर वो जो ड्राफ्ट है ना वो, और उसको और वो और फाइनल होते होते और कुछ रूल्स भी आएंगे। बट यहाँ पे सिर्फ इतना ही मतलब है कि उनको भी ये यूपीएस को ऑप्शन चूज करने का मौका है। मयूर राठी सर, मयूर राठी सर कुछ कहना चाहते हैं? सरिता मैडम, सर ये कौन से वाले एरियर की बात कर रहा है? पेंशन विद एरियर, क्या मैडम? ये लिखा है ना पेंशन विद एरियर, तो हाँ कौन से वाले मतलब ये जैसे वो जनवरी में रिटायर हुआ और स्कीम अप्रैल से लागू हुई, वो 3 महीने की पेंशन वो है एरियर? हाँ जी मैम अच्छा अच्छा, वो एरियर। जी। हाँ सर, ये मुझे भी समझ नहीं आया था, मेरा भी गलत हो गया ये। हाँ जी बिल्कुल, अब समझ में आ गया। जी सर, अब समझ में आ गया, पेंशन विद एरियर। हाँ और जो अभी जैसे इंटरेस्ट जैसे हमारा पीपीएफ पे चल रहा है, तो वो वाला इंटरेस्ट रेट हाँ बिल्कुल अभी प्रेजेंट जो चल रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि पहले ही रिटायर्ड हो चुका है एनपीएस वाला एम्प्लॉय, और वो यूपीएस चाहता है तो उसको जो जितने दिन पहले रिटायर्ड हो चुका है अब उसको पेंशन शुरू कर दी जाएगी, और पुरानी जो पेंशन उसको नहीं मिली थी उसको वो भी दे दी जाएगी। इसका मतलब ये है, और वो भी मतलब विद इंटरेस्ट दी जाएगी, ऐसे नहीं कि सिर्फ पेंशन दी जाएगी। जी बिल्कुल। जी अनामिका मैम। नमस्कार सर। सर नमस्ते। आंसर तो मेरा ये ठीक था, लेकिन मैं एक बार ये पूछना चाह रही थी कि इस डॉक्यूमेंट में हमें ये तो एग्जैक्टली बताया नहीं ना कि पास्ट रिटायरी कितना पास्ट हो सकता है, या फिर ऐसा है कि इस स्कीम की अनाउंसमेंट और इसकी एप्लीकेशन के बीच के टाइम पीरियड वाले को ये लेंगे? नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, एनपीएस वाला एम्प्लॉय होना चाहिए, वो कभी भी रिटायर्ड हुआ हो, बट वो होना चाहिए एनपीएस में। थैंक यू सर। जी चलिए, तो अगला जो सवाल है वो है व्हाट इज द पर्पज ऑफ द पूल्ड फंड मैन्युअल। ये तो सबको एकदम क्लियर हो गया है, कोई साथी ऐसे बचे हैं जिनको क्लियर नहीं हुआ हो? नहीं हुआ तो जरूर पूछिएगा ना। पूल्ड फंड का क्या पर्पज है, तो क्लियर है, टू इंश्योर एश्योर्ड पे आउट, सेकेंड वाला इसका ऑप्शन है। चलिए अगला सवाल, इफ एन एम्प्लॉय डाइज बिफोर कंप्लीटिंग 10 years of the service, which of the following applies under the unified pension scheme? 10 साल की सर्विस नहीं हो पाई, उसके पहले ही डेथ हो गई है जी, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? जी राकेश मिश्रा सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर जो लास्ट क्वेश्चन था उससे रिलेटेड एक क्वेरी मेरे मन में आई सर, कि मान लीजिए एनपीएस के तहत कोई एम्प्लॉय पास्ट में रिटायर हो चुका है और वो यूपीएस के तहत उसको पेंशन, कैरियर और पीपीएफ रेट से सारी चीजें मिलेंगी, बट जो एनपीएस के तहत उसको सर 60% अमाउंट मिल चुका है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो वो क्या उसे डिपॉजिट करना पड़ेगा कि नहीं? ऐसा कुछ उसमें सर मेंशन नहीं था, ये पॉइंट क्लियर नहीं सर। देखिए उसमें मेंशन तो है ही नहीं बहुत सारी चीजें, बट कुछ सामान्य बात यही है कि वो डिपॉजिट करना पड़ेगा, और अगर वो डिपॉजिट नहीं करेगा तो वो पार्शियल पे आउट वाला ऑप्शन है ही उसके पास। जी सर, थैंक यू सर। है ना जी, थैंक यू सर। वो बेंचमार्क कॉर्पस से और वो इंडिविजुअल कॉर्पस का कैलकुलेशन करके पार्शियल दे दिया जाएगा। सर उस एम्प्लॉय की तो 8.5% तो डिपॉजिट है ही नहीं, वो कैसे डिपॉजिट होगा? देखो 8.5% का तो कोई मीनिंग ही नहीं है ना सर, वो तो सरकार अपने पास, इसलिए अभी देखिए बिल्कुल इसका क्या मीनिंग था, ये वाला जो हम सवाल पढ़ रहे थे कि ये जो 8.5% जो पूल्ड फंड बनाया जा रहा है वो एम्प्लॉय से उसका कोई लेना देना नहीं, सरकार सिर्फ इसलिए वो बना के रख रही है इमरजेंसी फंड, कि अगर मान लीजिए किसी को देना पड़ा पैसा तो वो उस वाले पैसे उस पूल्ड फंड में से दे दिया जाएगा उसको पैसा। वो इमरजेंसी फंड है सर, उसका कोई लेना देना नहीं है मतलब एम्प्लॉय के खाते से।
थैंक यू सर। जी अखिलेश सर। नमस्कार सर। नमस्ते। सर मैंने इसमें 1 पे टिक किया था क्योंकि एक ऊपर लिखा हुआ था कि 10 साल एटलीस्ट होनी चाहिए सर्विस, तभी वो यूपीएस ऑप्ट कर सकता है, लेकिन ये गलत हो गया सर। और मैंने देखा कहीं मतलब ऐसा मुझे मिला भी नहीं कि इस तरह का कुछ लिखा हुआ उसमें। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है सर। इस वाले आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बस इसमें बात यही है कि अगर 4 ऑप्शन में से देखें तो सबसे बेहतर ऑप्शन कौन सा होगा। एक्चुअल में क्या होगा कि जैसे 10 ईयर की सर्विस अगर पूरी नहीं हुई है ना, तो फिर वो यूपीएस के तहत नहीं आएगा ना, वो एनपीएस के तहत तो आएगा ही आएगा, तो उसको पे आउट तो मिलना ही मिलना है, भले वो एनपीएस के रूल्स के तहत मिले। अखिलेश सर क्लियर हुई ना बात? ओके ओके सर, ओके सर, जी समझ गया सर। जी सुमित शर्मा सर। सर यही बात थी कि मतलब फर्स्ट थिंग तो जो अभी अवधेश सर कह रहे थे कि ये पूरे ड्राफ्ट में देखने को मिला नहीं ढूंढने पे भी। जी दूसरे फिर यही मानते हैं कि अगर 10 ईयर से पहले अगर वो डेथ हो गई तो मींस कि वो एलिजिबल नहीं हुआ यूपीएस के लिए, जी और यूपीएस में एलिजिबल के पे आउट के लिए नहीं हुआ, तो फिर दो इसके नो पे आउट तो मानेंगे ही नहीं कि नो पे आउट उसको मिलेगा। लेकिन एक तो ये था कि फैमिली रिसीव फुल लंप सम बेनिफिट, और दूसरे इसमें हो गए कि फैमिली गेट एश्योर्ड पे आउट आफ्टर कंप्लीटिंग 10 ईयर। इन दोनों में कंफ्यूजन हो गया सर, यहीं आके फंस जी गए। जी हाँ जी अजंता मैम। सर मेरा भी ये गलत हुआ है और मैं एक्चुअली सोच नहीं पाई। मैं इस वे से सोची कि अगर 10 इयर्स नहीं हुआ तो दैट पर्सन वोंट बी अंडर यूपीएस, बट मैं ये नहीं सोची कि यूपीएस में हुआ तो एनपीएस में तो है वो। तो सर यही मेरे से गलती हुई है, इसीलिए मेरा ये क्वेश्चन गलत है सर। एंड यही अभी आंसर में ऑप्शन नंबर 2 ही दिया है करेक्ट। अब समझ में आ गया सर। जी सर। जी मैम। जी अवधेश सर। सर मेरा सिर्फ यही एक क्वेश्चन गलत हुआ बीच में, बाकी 19 सही। मैं सोचा सर कि जैसे सर्विस में रहते हैं ना सर, तो अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो सर फैमिली पेंशन मिलती है पीपीएफ पेंशन रूल 1972 के तहत। तो मैंने सोचा कि सर इसमें कोई ऑप्शन मुझे समझ में ही नहीं आया, तो मैंने नो पे आउट वाला लगा दिया सर, क्योंकि अगर वो सर्विस में रहते डेथ हो गई है तो अभी तक तो यही रूल माना जाता था कि फैमिली पेंशन दी जाती है सर। क्या वो अब खत्म हो गया नियम? नहीं खत्म नहीं हुआ, मिलती है फैमिली पेंशन। तो सर इस हिसाब से अगर मान लो 10 साल पूरे नहीं हुए ना, तो वो यूपीएस में जाने के लिए एलिजिबल नहीं है, डेथ हो चुकी है, तो जो फैमिली है तो उसको तो सर फैमिली पेंशन का प्राविधान पहले से बना हुआ है ना। नहीं इसलिए तो हम कह रहे हैं कि सवाल को थोड़ा ध्यान से पढ़ना चाहिए हमको ना। इस सवाल को पढ़ो, ये किससे संबंधित बात कर रहा है ना। फॉलोइंग अप्लाइज अंडर द यूनिफाइड पेंशन स्कीम। जब भी हमें ऑप्शंस देखने होते हैं तो हमको सब जगह वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, कहाँ से क्या क्या और ढेर सारी चीजें। अब एम्प्लॉय ने अगर अपना इंश्योरेंस करवा रखा होगा तो उसको पैसा मिलेगा, बट ढेर सारी चीजों पे हम सोच सकते हैं। मगर बात क्या है कि हमें स्टिक रहना है कि आखिर सवाल कह क्या रहा है ना, ये वाली बात है। तो यहाँ पे जैसे फैमिली रिसीव्ड फुल लम सम बेनिफिट, तो यहाँ पूछा किस संदर्भ में है, तो नहीं मिलेगा ना ये में। ठीक है सर। अब तो सर ये वेटिंग पीरियड उसमें लागू होगा क्या फैमिली के लिए भी? कौन सा? फैमिली गेट्स एश्योर्ड पे आउट आफ्टर कंप्लीटिंग 10 इयर्स। हाँ तो एसेट पे आउट मिलेगा, बट देखिए एश्योर्ड पे आउट का मतलब ये नहीं है कि 50% ही मिलेगा, वो जितना उसका तो कैलकुलेशन। प्रपोर्शनेट होता है सर, आपने बताया ही था। हाँ तो रूल इसमें यही लिखा हुआ है, फैमिली गेट्स एश्योर्ड पे आउट आफ्टर कंप्लीटिंग 10 इयर्स। तो अगर फैमिली पेंशन की है तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसका मतलब जिस एम्प्लॉय ने मतलब ये ले लिया ऑप्शन यूपीएस वाला, जी उसकी डेथ हो जाती है तो फिर उसको वो वाला बेनिफिट जो फैमिली को पहले प्रोवाइडेड था
कि भाई एनपीएस में आप हैं तो फैमिली को ओल्ड पेंशन मिलेगी, तो इसमें वो ऑप्शन, इसका मतलब डिलीट हो जाएगा वो यूपीएस ऑप्ट करने से। हाँ हाँ जी, ऐसा है लगता है सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसको अभी फिलहाल हम ऐसे ही मान सकते हैं ठीक है भविष्य। सर, मैं फिर समझ गया कि मतलब ये वेटिंग पीरियड जैसे रिटायरमेंट उसके केस में था ना, बीआरएस के केस में, कि आपको 60 ईयर तक वेट करना है, तो मिनिमम वेटिंग पीरियड 10 साल रखा है, तो नहीं डेथ हो गई तो 10 साल तक वेट करो, फिर नहीं आपको पेंशन मिलने लगेगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर। हम्म, ये थोड़ा, ये अभी इसमें थोड़ा और समझने की जरूरत है। ये नहीं है, वेटिंग वाला नहीं है, ये थोड़ा अलग है। ठीक है। चौधरी सर। सर ये बहुत ही बेहतर क्वेश्चन था, ये ऑलमोस्ट हम सभी का इसलिए भी गलत भी है। बहुत बहुत बेहतर था, थैंक यू वेरी मच। चलिए जी, सरिता मैडम। सर इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, एश्योर्ड पे आउट मीन्स जो आपने बताया था मिनिमम 10,000 तो उसको मिलेगा ही, तो वो हो सकता है एश्योर्ड पे आउट ना, इसीलिए तो पूल फंड बना हाँ जी बिल्कुल है ना, वो मिलेगा ही उनके फैमिली को, ये चीज है। बिल्कुल। जी थैंक यू सर। जी लाल सिंह सर। जी सर, क्लियर हो गया सर, थैंक यू सर से सुन। चलिए अगला सवाल, वंस एन एम्प्लॉय ऑप्ट्स फॉर द यूनिफाइड पेंशन स्कीम कैन दे रिवर्स द डिसीजन लेटर? तो इसका तो सबको क्लियर है ना। एक बार अगर ऑप्शन ले लिया यूपीएस का तो फाइनल हो जाएगा, उसके बाद उसमें रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो अभी जो ड्राफ्ट आने वाला है उसमें, उसको मैं हल्का फुल्का देख रहा था, मयूर सर ने मुझे भेजा था और किसी एक सर ने और भेजा था, तो उसको मैं देख रहा था, तो उसमें ऑप्शन चूज करने के लिए ऐसा कुछ लिखा है कि जब गवर्नमेंट कहेगी उस टाइम पे आपको ये चूज करना है। फिलहाल तक अगर ऐसी कंडीशन है तो फिलहाल तो ऐसा है कि अभी तक कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है, मतलब जल्दबाजी नहीं करनी है यूपीएस चूज करने में। जब बिल्कुल सरकार कहे कि नहीं अब तो अगला मौका नहीं मिलेगा, तब हम देखेंगे ऑप्शन चूज करने में। फिलहाल तो हम लोग एनपीएस में ही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, if an employee does not actively choose an investment option under the unified pension scheme, what happens? अवधेश सर। सर मैं ये कह रहा था, जो जी यूपीएस एनपीएस और जो ओल्ड पेंशन वालों को जो एजिटेशन चल रहा है, तो मुझे लगता है जो लोग वो यूपीएस ऑप्ट कर लेंगे ना, तो उसमें भी उनको चांसेस नील हो जाएंगे आगे अमेंडमेंट्स को लेकर के। जी जी इसीलिए वेट करना ही ठीक है। आपका डिसीजन एकदम, मतलब आपका सजेशन मुझे सही लगता है, वेट करना ही चाहिए। हाँ, थोड़ा जब तक कि बिल्कुल पक्का ना हो जाए कि नहीं हमें चूज जब करना। तक जबरदस्ती न की जाए कि हटो यहाँ से। ठीक सर। जी सर। चलिए तो इस क्वेश्चन नंबर 15 जो है, इसका आंसर क्लियर है ना, और कौन सा आंसर है? जी नवीन सर। जी सर, ये हाँ क्लियर है सर, आंसर तो क्लियर है, लेकिन ये है कि सर एनपीएस जो है यूपीएस से बहुत फार बेटर है सर। वो परसों जो आपने कैलकुलेशन बताई थी सर अपने पे के रेस्पेक्ट में, उसमें मुझे एक चीज ये नहीं आई सर, उसमें 40% एन्युटी लिया गया था या 60% एन्युटी लिया गया था सर? एनओटी 40% लिया था। अच्छा, तो तब तो बहुत बेटर है सर, क्योंकि यदि इसमें हमारा ये है कि 60% लमसम को हम 10 इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं, 60 ईयर टू 75 ईयर सर। जी और उस 10 इंस्टॉलमेंट के रेस्पेक्ट में हम देखें तो लगभग लगभग जो है वो 15 साल के एवरेज में मान ले तो 9 लाख रुपया पर ईयर वो बैठ जाता है सर। और 50,000 के लमसम जो पेंशन बन रही थी और 75,000 जो जोड़े 1.25 लाख रुपया करीब बन जा रहा है सर। जी और इसी रेस्पेक्ट में देखें तो इतना ओल्ड पेंशन वाला भी इतना पेंशन नहीं ले पाएगा, इसी के आसपास पहुंचेगा सर। ओल्ड जी पेंशन से कहीं बेकार नहीं है सर, एनपीएस तो मुझे लगता है कि ओल्ड पेंशन से भी अच्छी है सर। ठीक है सर। जी जी चलिए। धन्यवाद सर। जी चलिए, अब अगला सवाल देख लेते हैं। ये तो सर क्लियर। इसका मीनिंग, सर इसका इस क्वेश्चन का मीनिंग मुझे समझ नहीं आया। इफ एन एम्प्लॉय डज नॉट, ये वाले का 15 वाले का। अच्छा, इसमें क्या देखिए मीनिंग, जी सुभाष शर्मा सर।
इसके पहले सर बता रहे थे कि वो जो कैलकुलेशन बता रहे थे कि एनपीएस ज्यादा अच्छा है, तो वो चीज समझ में नहीं आई सर। नहीं, उसको अभी मत समझिए सर, किसी दिन आराम से समझ लेंगे। ओके सर। हाँ, ये सवाल है, इफ एन एम्प्लॉय डज नॉट एक्टिवली चूज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अंडर द यूनिफाइड पेंशन स्कीम व्हाट हैपेंस। ये एनपीएस में भी है और यूपीएस में भी है। जो भी हमारा कंट्रीब्यूशन जमा होता है, सरकार का जो कंट्रीब्यूशन जमा होता है, ये जो हमारा एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो जमा होता है, उसको एम्प्लॉय के पास अधिकार इस बात का है कि वो चाहे तो सरकार ने जो सुझाए हैं, डिफॉल्ट सरकार से मतलब पीएफआरडीए ने, एनपीएस ट्रस्ट ने जो ऑप्शन सुझाए हैं कि आपको इन पेंशन फंड में या इन फंड मैनेजर के पास आपको पैसा जमा करना है, अगर सरकार ने जो सुझाए हैं वो डिफॉल्ट इन्वेस्टमेंट पैटर्न है। एम्प्लॉय चाहे तो उनको वहां जमा ना करके किसी दूसरे प्लान में भी जमा कर सकता है पैसा, उसको बस उसको ऑप्शन भर के देना होता है। सीआरए का काम होता है, वो उसको उस तरह के फंड मैनेजर्स को दे देता है फंड, और वो दूसरे एक्टिव उसमें जा सकता है। तो इसमें यही लिखा है कि ये एक्टिवली मतलब वो खुद चूज कर सकता है कि उस पैसे को कहाँ लगाए। तो अगर उसने ये नहीं किया, खुद से चूज नहीं किया है कि पैसा कहाँ लगाना है, तो कहाँ लगेगा, तो फिर वो डिफॉल्ट इन्वेस्टमेंट पैटर्न कहलाता है। इसमें डिफॉल्ट इन्वेस्टमेंट, जैसे अभी एनपीएस में एक तो है शायद क्या, एलआईसी, टायर वन है सर। हाँ टायर वन में जाता है सर। नहीं, तो अलग मामला है। टायर वन, ये तो दो अकाउंट के टाइप है, एक टीयर 1 और टीयर 2। मगर जो टीयर 1 का भी जो पैसा है वो किस कंपनी के पास जाएगा या कौन से फंड में जाएगा पैसा, सर एसबीआई, यूटीआई और एलआईसी की बात है। हाँ, एसबीआई, यूटीआई और स्पेसिफिक परसेंटेज। जी, ये अभी डिफॉल्ट है। सरकार अगर हम कुछ नहीं बताते हैं एनपीएस सीआरए को, तो वो इनमें ही लगा देता है, एसबीआई, एलआईसी और ईटीआई में। और अगर हम इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं कि नहीं, हमारा एसबीआई में मत लगाइए, हमारा कोई दूसरा म्यूचुअल फंड है, इसमें लगा दीजिए, वहां लगा दीजिए, तो वो वहां पैसा लग जाता है। बट वो उसकी सारी जो रिस्क है वो एम्प्लॉय की खुद की होती है, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। जी मैडम, समझ में आया सरिता मैडम क्या सवाल? जी मैम, जी सर क्लियर हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, अब ये यूपीएस के बस से 15 सवाल ही थे, अब एनपीएस पे आ जाते हैं। तो ये गवर्नमेंट सर्वेंट कैन कंट्रीब्यूट हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स नेशनल पेंशन कब तक कर सकते हैं? रश्मि शुक्ला मैडम जी। सर इस वाले में मेरा कंफ्यूजन हो गया सर, मैंने कहीं 70 इयर्स पढ़ा था और इसका आंसर 75 हमने भी 75 और 75 दिया है सर। सर ये पेपर लास्ट एग्जाम में आ चुका है, ये क्वेश्चन। हाँ, ये प्रश्न पिछले एग्जाम में आया था, वो एलडी जो थे ना, लिमिटेड डिपार्टमेंट, उसमें आया था। हाँ, और जब ये प्रश्न आया था तब बिल्कुल सच बात है, यही था। 70 ईयर ही हाईएस्ट एज थी, 70 ईयर तक ही इसको कर सकते थे। बट बाद में अमेंडमेंट आया है, चेंज आया है, और अब मैक्सिमम जो है वो 75 ईयर हो गया है। सर कहीं 42 इयर्स का कंट्रीब्यूशन मैंने पढ़ा था, वही दिमाग में था। ये 75 वाला तो मैंने चेंज पढ़ा ही। हमारे पिछले वाले वीडियोस में ना आगे बढ़ो, कहीं ना कहीं ये 70 था, तो इसलिए गलत। हाँ बिल्कुल 70, क्योंकि जो पिछला सवाल पूछा गया था पिछले एग्जाम में, और उसका जब वो एग्जाम में पूछा गया था तब इसका आंसर 70 ईयर ही था। सही आंसर 70 अपडेट करेंगे। थैंक यू जी। नीलेश सर। सर इसमें मेरा एक डाउट है जी। क्या गवर्नमेंट सर्वेंट जब रिटायर हो जाएगा 60 ईयर में, तो वो टीयर 2 में चला जाएगा, और टीयर 2 गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए नहीं, वो तो ओपन फॉर ऑल है। जबकि क्वेश्चन करा है गवर्नमेंट सर्वेंट के रूप में उसका कंट्रीब्यूशन, ये थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है। हाँ, ये वाली नहीं, वो टीयर 2 में जाएगा ऐसा नहीं है सर, वो अकाउंट तो टीयर 1 ही रहेगा। हाँ, इतनी बात जरूर है कि वो रिटायर्ड हो जाएगा और वो अपना कंट्रीब्यूशन कर सकता है। नहीं सर, जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट का जो कंट्रीब्यूशन है, उस समय उसका दोनों कंट्रीब्यूशन होगा, एम्प्लॉयर के रूप में गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करेगी, लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट तो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन बंद हो जाएगा, तो वो तो ओपन फॉर ऑल जो टीयर 2 सबके लिए है, उस रूप में उसका कंट्रीब्यूशन हो रहा है।
टियर 2 की बात नहीं है सर इसमें। जो एम्प्लॉय रिटायर्ड हो जाएगा तो वो गवर्नमेंट सर्वेंट उसी अकाउंट में, मतलब टियर 1 में ही कंट्रीब्यूट कर सकता है। और ये इसमें इसलिए तो गवर्नमेंट का नहीं लिखा हुआ है, यहाँ सिर्फ ये लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट सर्वेंट कैन कंट्रीब्यूट। गवर्नमेंट बंद कर देगी पर गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो कंट्रीब्यूट आगे कर सकता है। ओके टियर 1 में ही कर सकता है, ऐसा नहीं है कि टियर 2 अकाउंट खुलेगा उसका, ओके है ना। और उस सर जब आप क्लास को पढ़ा रहे थे जी, जब आप इसको पढ़ा रहे थे आपने कहा था कि 7 साल में हम रिटायर हो जाएंगे तो गवर्नमेंट तो अपना कंट्रीब्यूट करना बंद कर देगी, लेकिन 2 साल तक पैसा होल्ड करने से कुछ और भी इसमें बेनिफिट मिल जाते हैं। तो सर कौन कौन से बेनिफिट मिल जाते हैं 2-3 साल तक और रखने के? नहीं सर भूल रहा हूँ सर मैं। ये है, जैसे मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है वो 60 ईयर में रिटायर्ड हो रहा है जिस साल, और उस साल पता चला अचानक कोरोना आ गया और वो बाजार एकदम धड़ाम से नीचे आ गया, तो उसका जो फंड है वो बहुत छोटा, मतलब कम नीचे आ जाएगा। तो उसको जो है पैसा निकाल लेगा उसी टाइम पे, तो कम पैसा मिलेगा ना उसको। तो एम्प्लॉय के पास ये ऑप्शन है कि वो उसको कंटिन्यू कर ले 65 तक, भले वो कंट्रीब्यूट करे या ना करे। कंट्रीब्यूशन भले ना करे मगर वो पैसे को होल्ड भी कर सकता है। कंट्रीब्यूशन करने का भी ऑप्शन होता है उसके पास, और कंट्रीब्यूशन करना बंद भी कर सकता है, मगर वो पैसा चाहे तो वो उसको मार्केट में लगा रहने दे और इंतजार करे कि जब मार्केट ठीक लाइन पे आ जाए तो वो पैसा निकाल सकता है रिटायरमेंट के बाद। ये वाला ऑप्शन। जी सर। जी रश्मि शुक्ला मैम। सर इसमें जैसे मान लीजिए इंडिविजुअल रिटायर हो गया 60 इयर्स में, ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि कैन कंट्रीब्यूट हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स नेशनल पेंशन सिस्टम, तो गवर्नमेंट का सर तो शेयर बंद हो जाएगा, तो इंडिविजुअल अपना 10% कंट्रीब्यूट करेगा, ऐसा चलेगा इसको? मैडम वो 10% भी कर सकता है, 10% से कम भी कर सकता है, ज्यादा भी कर सकता है, पर उसमें ये नहीं रहेगा कि उसको 10% ही कंट्रीब्यूट। तो वो टायर 1 में रहेगा या चेंज हो जाएगा, वो 2 में चलेगा? टायर 1 में रहेगा, में ही रहेगा। हाँ जी मैम बिल्कुल उसी में रहेगा, वही अकाउंट रहेगा, उसी में जमा कर सकता है। और वो फिर उसकी मर्जी, वो करना चाहे करे, नहीं करना चाहे ना करे, और कम करना चाहे ज्यादा करना चाहे, वो उसकी अपनी मर्जी। थैंक यू सर। जी सरिता मैडम। सर अभी कुछ दिन पहले बात हो रही थी ना, तो आपने कहा था कि हम एनपीएस में अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा भी सकते हैं, तो टियर 1 में बढ़ा सकते हैं या फिर हमें टियर 2 में करना पड़ेगा फिर अगर हम बढ़ाना चाहते हैं? बढ़ा सकते हैं, टियर 1 में भी बढ़ा सकते हैं, टियर 2 में तो बढ़ा ही सकते हैं, कोई बात ही नहीं है। टियर 2 तो हाँ, तो सर हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, कि हमें एप्लीकेशन देनी पड़ेगी अपने विद्यालय में कि हम अपना कंट्रीब्यूशन? अब कोई एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है, आप अपना नेट बैंकिंग ओपन करिए, उसी में ऑप्शन आता है एनपीएस कंट्रीब्यूशन जमा करने का, आप उठा के जमा कर दीजिए। स्कूल अच्छा वहां से तो 10 ही कटेगा? वहां से तो 10% ही कटेगा नहीं। और अगर आप एप्लीकेशन दे देंगे कि नहीं आप 15% कटवाना चाहते हैं तो वो स्कूल से भी कट जाएगा, मगर आपको एप्लीकेशन जब आप स्कूल में देंगे तो आपको बताया जाएगा नहीं नहीं नहीं, नहीं कटेगा, और वो फिर आपकी एप्लीकेशन ली नहीं जाएगी। क्यों मुसीबत कोई लेगा, मतलब वो कैलकुलेशन करने वाली, वो इस तरह की बात होती है। बट वो भी ऑप्शन है कि आप स्कूल से भी बढ़ा सकते हैं अपना। और ज्यादा अच्छा ऑप्शन है कि अपनी नेट बैंकिंग या फोन पे, गूगल पे, जो भी आप चलाते हो उसमें सब में ऑप्शन आता है कि एनपीएस में पैसा जमा करने का, तो अपना प्रान नंबर डालिए, जमा हो जाता है 1 सेकंड में। अच्छा सर, इसमें कोई हमें इनकम टैक्स का बेनिफिट जैसा कुछ है क्या? मतलब अगर हम 20% कटाते हैं 15 कुछ? कोई बेनिफिट नहीं है मैडम। अच्छा अच्छा। इनकम टैक्स का कोई बेनिफिट नहीं है, आप भूल जाइए इनकम टैक्स में कोई बेनिफिट मिलेगा। आप देख ही रहे हैं न्यू रिजाइन, ओल्ड रिजाइन होती जा रही है, न्यू रिजाइन पर ही फोकस हो रहा है। तो इनकम टैक्स का कोई बेनिफिट नहीं है। चलिए, तो इसका जो है the national pension system is based on the principle of, इसमें थोड़ा सा शुरू में कुछ आंसर जो है गलत हो गया था। एक्चुअल में इसका आंसर है, जी बिल्कुल, कौन सा आंसर है इसका? है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन। कोई साथी को डाउट है तो बताइएगा कि कैसे ये सब ठीक है, कोई डाउट नहीं है मतलब। चलिए, तो सर मैंने तो इसका डी लगाया था। क्या डिफाइंड बेनिफिट? जी इसका सी
सर? जी दीपंकर सर बताइए। यूपीएस क्या डिफाइंड बेनिफिट बोल सकते हैं उसको? एश्योर्ड पे आउट की जो बात हो रही है, डिफाइंड बेनिफिट हाँ कह सकते हैं, क्योंकि उसमें डिफाइन कर ही दिए आप। बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं जी। सुनीता गुप्ता मैम। सर सर फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ ऑप्शन क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम चूज नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट उसका ऑप्शन दे रही है हमें। हाँ ये वाला फोर्थ वाला ऑप्शन ये सर इसमें होगा। सर फोर्थ वाले में एक प्रॉब्लम होती है कि हम लोग सर जी सर अगर सर फोर्थ वाले में ऐसा रहता है कि जैसे जो हमारे पास 3 ऑप्शन रहते हैं, LIC, UTI, SBI, इसमें हम लोग अपना शेयर आगे पीछे घटा सकते हैं। और इस बात में हमें ऑप्शन मिलता है कि हम उसमें अपना किसी में 34% कर लें, किसी में 33% कर लें, 35 कर लें, और फर्क पड़ जाता था वो लाभ देता है। तो सर एक्चुअली अभी हमें इसका ये ऑप्शन हमें नहीं दिया ऑफर गया में है। दिया जाता है। सर मे आई स्पीक सर? हाँ जी जरूर बोलिए सर। हाँ सर, इसके अंदर ये जो प्रिंसिपल पूछा है ना, तो कंट्रीब्यूशन डिफाइंड है सर, एम्प्लॉय का भी एम्प्लॉयर का भी, इसीलिए जो प्रिंसिपल है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन में आएगा, और बाकी इसके ऑप्शंस इसके नहीं बनते हैं सर। बाकी चीजें भी सर सही हैं, लेकिन प्रिंसिपल डिफाइंड वाला कंट्रीब्यूशन वाला मेरे भी ये गलत हो गया। लेकिन बाकी चीजें सही हैं, लेकिन वो प्रिंसिपल नहीं है। बिल्कुल जी जी। अजंता सी मैडम। वाले में क्या दिक्कत है? बहुत ऑप्शन ऑप्शन सी नहीं हो सकता क्या? सर देखिए मेरा भी जी सर, आप अगर वो एग्जामिनेशन बोर्ड में जाएंगे तो हम लोग पास नहीं हो पाएंगे। अजंता मैडम। सर आपके मेरा क्वेश्चन भी बहुत ये टफ है सर। सर मैं भी ऑप्शन सी ही लगाई थी, यही सोच के कि मार्केट कंडीशन जी के सर, ऊपर ही डिपेंड यही करेगा। आंसर। हाँ तो बट अभी सर जो बोले, वो भारद्वाज सर जो दूसरे वाले बोले कि ये डिफाइंड कंट्रीब्यूशन है, मीन्स इट इज वेल डिमार्केटेड, तो मुझे अभी लग रहा है सर कि ये चारों में से डिफाइंड कंट्रीब्यूशन इज द बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल इज आस्क्ड। तो फिर अभी मुझे समझ में आ रहा है, बट मेरा भी ये गलत हुआ है सर, मैं भी ऑप्शन सी लगाई हूँ। जी सर। जी सर्वेश कुमार सर। ये मैं पूछना चाहता हूँ सर, नमस्कार सर, ये सी क्यों नहीं होगा सर? हाँ जी सर, अभी बात हो गई है एक्चुअल में इसका, इस वाले सवाल में ट्रिक यही है कि ये वाला बी वाला ऑप्शन क्यों सही है, और वो यही है कि आप एनपीएस के रूल्स पढ़िए ध्यान से। एनपीएस को अगर आप पढ़ेंगे तो उसी में सेंटेंस लिखा हुआ है सीधा सीधा ये प्रिंसिपल वाला कि ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो वो है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन। मतलब एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का ही कंट्रीब्यूशन जो है वो सर वो तो कंडीशन, लेकिन वो कंडीशन है, लेकिन सी सेकंड जो भी है तो ना, दिया हुआ है मार्केट नहीं बेस्ड सर, है सर। सर सी जो है रिजल्ट, प्रिंसिपल का रिजल्ट है सर, वो फाइनल आउटकम है कि जो हमने इन्वेस्टमेंट करा है उस पे क्या मिलेगा, बट चीजें दैट इज सर नॉट द प्रिंसिपल प्रिंसिपल। नहीं है, जी बाकी सब प्रिंसिपल का आउटकम है। हाँ जी। इसलिए तो सर हम सर लोग डी क्या है? सर डी क्या है? डी क्या है? वो भी मैम आउटकम है। और सर एनपीएस में आउटकम किसी भी स्टेज पर डिफाइंड है ही नहीं। जी सर। कंट्रीब्यूशन डिफाइंड है। जी जाहिद हुसैन सर। जाहिद सर आवाज नहीं आ रही है सर आपकी। सीमा सिंह मैम। नमस्कार सर, मैं सर नमस्ते थोड़ा मुद्दे से अलग हट के बात करना चाहूंगी सर। सर अभी जो ये क्वेश्चन पैटर्न चल रहा है सर, बहुत ही अच्छा है, हम लोग का काफी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। क्या ऐसा नहीं हो सकता पूरे सिलेबस को मर्ज करके सर एक क्वेश्चन पेपर बनाया जाए सर 150 मार्क्स का, फिर हम मैडम लोग उसमें देखें कि ये हम कर चुके हैं मैडम, शुरुआत हमने पूरा कंबाइन करके ही किया था, और अगर इस वाली चीज को अगर आप करना चाहते हैं तो हमारी ये वाली जो वेबसाइट है ना, ये वाली वेबसाइट, इसको तो आप एक्सेस कर ही पाते हैं,
बाकी जी आप इसको कवर है, लेकिन सर वो कंबाइंड नहीं हो पाता, एक ही टॉपिक पे होता है सर। अरे देखिए देखिए मैडम, इसमें जो है ना ये आप इस वाली वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो इसमें लिखा हुआ है संडे टेस्ट ना। इस संडे टेस्ट में आप पर क्लिक करेंगे तो आप नीचे देखेंगे पार्ट 2 पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। ये कंप्लीट जो एकेडमिक वाला इसमें कंप्लीट टेस्ट है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस टेस्ट जो 29/12/2024 को जो हुआ था ना, ये कंप्लीट टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस का है। और ये जनरल पार्ट जो है ये कंप्लीट टेस्ट, उसमें सिर्फ जीके छूट गया था, बाकी कंप्लीट जो जनरल वाला पार्ट 3 पार्ट ही है हमारे प्रिंसिपल के सिलेबस में। तो ये शुरुआत यहीं से करी थी और अभी हम लोग टॉपिक वाइज चल रहा है। फिर जब ये टॉपिक वाइज पूरा हो जाएगा एक बार तो फिर दोबारा कंबाइन करके लेंगे टेस्ट, है ना। और इन सब Okay, टेस्ट thank you, sir. है ना मैम, तो इनको जाके आप चाहे तो अपना पूरा कंप्लीट टेस्ट लगा सकते हैं। और दूसरा ये है कि यहाँ पर जो हम लोग अभी टेस्ट कर रहे हैं हर संडे को, और केवल संडे को ही नहीं बल्कि हम लोग डेली क्लास करते हैं तो उसमें भी हम लोग कर ही लेते हैं 8-10 सवाल 15 सवाल कभी कभी टेस्ट कर लेते हैं। तो इन सारे टेस्ट का उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं है कि हम कोई टेस्ट कर रहे हैं, इन सब का उद्देश्य है कि इस बहाने हम पढ़ाई कर लेते हैं। जैसे मान सर आज लीजिए मनोदर्पण का क्लास होगा क्या सर आज, ना नहीं होगा सर? आज नहीं हो पाएगा सर। अच्छा ठीक है सर, ओके सर। जी, क्योंकि अब देख ही रहे हैं आप 9:44 हो गए हैं, आप कितना इसको कितने लंबे तक ले जाएंगे, आज नहीं हो पाएगी। कल से हम लोग जो है वो पढ़ेंगे, क्या नाम हमारा जो अभी नेक्स्ट संडे को टेस्ट होने वाला है, लर्न क्या संडे का टॉपिक क्या है? अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। जी, तो उसका अंडरस्टैंडिंग लर्निंग का अपना एक सिलेबस है, उस सिलेबस को हम लोग कल से पढ़ेंगे। अच्छा, सीमा चोपड़ा मैम है अभी उपस्थित है क्या इस क्लास में? सीमा मैम, सीमा चोपड़ा मैम, चलिए ठीक है। नमस्कार सर, मैं प्रेजेंट हूँ सर। जी मैम, तो कल से मैम आप रेडी हैं क्लास के लिए ना? हाँ जी सर। जी जी मैम। सर 5th को एक प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि 5th को मेरे को एक मैरिज में जाना है और वोटिंग के लिए भी जाना है, दिल्ली जाना है। जी जी, तो फिर 5th को हम बीच में ये मनोदर्पण की क्लास लगा लेंगे सर। बिल्कुल। ठीक है सर, ओके सर। जी चलिए, तो अभी तो इसमें से हाँ, ये वाला सवाल तो बहुत ही सिंपल था, मगर ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था कुछ साथियों का, तो इसमें कोई दिक्कत बची नहीं है। चलिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं कुछ सवाल, उन्हीं सवालों पे रुकेंगे जो सवाल में ज्यादा दिक्कत है, तो या जो समझ में नहीं आए। What would be the subscription toward NPS by the subscriber during suspension under the new pension scheme? ये पुराने पेपर से उठाए गए क्वेश्चंस हैं पिछले सालों में, है ना। तो इसका ऑप्शन है डी। हाँ, इसमें एक बात और ध्यान रखने की बात है कि ये भी जब 2018 में सवाल आया था तो इसका आंसर अलग था, बट बाद में जब 2021 के एनपीएस के रूल्स बन गए तो आंसर अलग हो गया है। जब अगर हम 2018 का में टिक करते ये डी ऑप्शन तो गलत होता। जी, 2018 में अगर इसको जी 2018 में इसका कौन सा? हाँ, फिलहाल सही है सर, डी ऑप्शन होगा सही। जी रश्मि शुक्ला मैडम। सर मेरा ये वाला गलत हो गया सर, मैंने ए बताया था जी, क्योंकि उसमें बिल्कुल। लिखा हुआ है तो वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया मुझे। एक बार दोबारा बोल दीजिए रश्मि। सर ऑप्शन ए में लिखा he may elect to pay it after his return to duty, तो may means पॉसिबिलिटी ही बता रहा है कि वो ऐसा कर सकता है, और सेम ये लास्ट वाले में भी, तो मेरा ये गलत हो गया, ये वाला डी वाला मतलब करेक्ट आंसर ये दिखा। जी जी, तो वैसे 2018 के हिसाब से ये वाला ही ऑप्शन था। अभी जो 2021 में है, मतलब ये वाला था ही नहीं तो पहले ऑप्शन कि अगर मान लीजिए सस्पेंड होता है तो वो सब्सिस्टेंस अलाउंस के बेसिस पे उसका कटेगा, अगर वो कहता एम्प्लॉय कहता है तब, अदरवाइज
अदरवाइज नहीं कटेगा सस्पेंशन के दौरान। इसका ऑप्शन यही है जो रूल दिया है 2021 वाला। अब दिक्कत नहीं है ना, रस्म क्लियर हो गई ना बात? जी सर क्लियर हो गया। इस सवाल में तो हमें लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये भी हालांकि पिछले एग्जाम में पूछा जा चुका है, प्रिंसिपल के एग्जाम में। सर एनपीए भी होता तो फिर करेक्ट ऑप्शन एनपीए भी, मतलब हम वही लेते। हाँ बिल्कुल, एनपीए होता तो एनपीए भी इसमें ऐड होता, बिल्कुल। एनपीए जहां भी होगा वो बेसिक पे में इंक्लूड हो ही जाता है मैडम। थैंक यू सर। जी, तो इसका रेट सबको क्लियर है? सी वाला इसका ऑप्शन है, मतलब है ना, किसी को कोई डाउट नहीं है ना? 10% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए गवर्नमेंट सर्वेंट का। तो ये वाली क्लियर वाली है, तो ये क्लियर है ही सभी को 2 टीयर। ये भी प्रश्न परीक्षा में आ चुका है। अवधेश सर 2000। जी अवधेश सर कुछ कहना चाहते हैं? सर मैं कह रहा था कि जैसे मान लो सस्पेंड हो गए और सब्सिस्टेंस अलाउंस का 10% हमने कटवाना शुरू कर दिया, तो जब बहाल हुए मान लो फिर हमें एरियर मिला, तो क्या हम उससे एरियर से भी दे सकते हैं? ऐसा कुछ है क्या? दे नहीं सकते, वो देना ही है। तो एरियर में अपने आप ही एनपीएस का कंट्रीब्यूशन कट ही जाएगा। अच्छा, पहले सर ये था कि सस्पेंशन के दौरान ये चीज नहीं कटती थी, मतलब हाँ, क्योंकि हाँ। पुरानी स्वामी में यही लिखा हुआ है सर। जी बिल्कुल बिल्कुल, सस्पेंशन के दौरान नहीं लगता था, बिल्कुल सही है। तो अब सर ये याद रखना है कि सब्सक्रिप्शन जो होगा, मतलब सब्सिस्टेंस अलाउंस, उसके हिसाब से देना है। हाँ देना नहीं है, ये सब्सिस्टेंस अलाउंस को कटेगा, मगर अगर वो एम्प्लॉय अपनी सहमति देता है, ठीक है इफ ही ऑप्ट, यदि वो अपनी सहमति देता है तब। अगर एम्प्लॉय ने ये कहा कि मार्केट में बढ़िया ग्रोथ चल रही है, मैं अपना मतलब पुराने जो मैं जॉब में था उस मतलब जब मैं सस्पेंड नहीं हुआ था उस समय जो कट रहा था उतना ही कटवाऊंगा, तो कटवा सकता है क्या? नहीं, उसमें रूल में तो यही लिखा हुआ है कि जो भी सब्सिस्टेंस अलाउंस मिल रहा होगा उसके उतना ही कटेगा। ओके सर। जी ठीक है, तो ये 2 टीयर वाला तो क्लियर हो ही गया है, 2 टीयर वाला है। अगला है ये an exit at a refer after the age of 60 years from tier 1 of the new pension scheme, it is mandatory for the government servant to invest कितना % of pension wealth to purchase a annuity। तो ये मैंडेटरी है, इतना तो करना ही पड़ेगा कम से कम, जो उसको एन्युटी खरीदनी है। तो इसका तो सबको क्लियर है, 40% तो कम से कम एन्युटी खरीदनी है उससे। 60% वो चाहे तो ले ले, मगर इसमें 40% की एन्युटी खरीदनी है, इससे ज्यादा भी वो कर सकता है। जी अजंता मैडम। सर ये एन्युइटी होता क्या है, ये मुझे नहीं पता। देखिए मैम, जितना भी कॉर्पस होगा ना एम्प्लॉय का ना, टोटल मान लीजिए किसी का 50 मतलब 1 करोड़ रुपए हो गया कॉर्पस, तो उसमें से 40 लाख रुपए वो जो पेंशन फंड मैनेजर होते हैं उन लोगों को देना पड़ेगा, 40 लाख रुपए। अच्छा ठीक है, वो पेंशन फंड मैनेजर क्या करेंगे, अपने पास 40 लाख रुपए रखेंगे, उसका जो 40 लाख रुपए होगा उसको उसका इंटरेस्ट जो होगा 40 लाख रुपए का वो हर महीने देते रहेंगे आपके खाते में। इसको हाँ, तो इसको एन्युटी बोलते हैं, मतलब एक इंटरवल के दौरान आपको उसका पैसा मिलता रहेगा। जी सर, थैंक यू सो मच सर। एक्सक्यूज मी सर, क्या एनवीटी का मतलब ये नहीं है कि उसको मार्केट में लगा दिया जाएगा और मार्केट से जो रिटर्न आएगा, जो मार्केट का रेट चल रहा होगा, जो रिटर्न आएगा, क्योंकि एनवीटीज जो होती है वो मार्केट पर बहुत डिपेंड करती हैं और उसके अकॉर्डिंग ही रिटर्न हमारा उसमें एड ऑन होता रहेगा। क्या इसका मतलब ये नहीं है सर? मैम इसमें ऐसा है कि जब तक आदमी रिटायर्ड नहीं हुआ है, एन्युटी उसने परचेज नहीं की है, तब तक तो वो मार्केट पे डिपेंड करेगा। बट जिस दिन उसने पैसा एन्युटी परचेज कर ली, तो उसके बाद फिर उसका हो जाएगा फिक्स कि उसको इतना मिलेगा पैसा। एन्युटी फिक्स हो जाता है, मैं मार्केट बेस्ड नहीं है। ओके सर। अमित शर्मा सर। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर जैसे मान लीजिए वो जैसे 40% हमने एन्युटी जमा की और उसके 2 साल में उसकी डेथ हो गई, तो सर तो क्या मिलेगा सर उसको, जैसे जो उसके फैमिली को एनपीएस में? जो ऑप्शन लिया होगा सर।
अच्छा, उसमें ऑप्शन होंगे सर? जी सर, 7 ऑप्शन होते हैं। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, ओके सर। जी सर, चलो। सर आपने अभी कहा कि 40 लैक्स पर जो इंटरेस्ट रहेगा वो एम्प्लॉय को दिए जाएगा, लेकिन सर जो एनपीएस में कहते हैं कि 40 लैक्स तो वो इन्वेस्ट करेंगे और इन्वेस्टमेंट में जो रेट आएगा मतलब उस हिसाब से हमें पेंशन मिलेगी, तो विच वन इज करेक्ट सर? आपकी बात करेक्ट है बेटा। एज पर द इन्वेस्टमेंट नो? जी। ओके सर, थैंक यू। हीरेलाल सर। नमस्कार सर। सर इस 40% का जो एनुटी के रूप में रखा जाएगा आफ्टर डेथ ऑफ एम्प्लॉई जो होगा उसका, उस फंड का फिर क्या आगे प्रोसेस क्या होगा? वो फंड क्या नॉमिनी को मिलेगा या नहीं? मैं जानना चाहता हूँ। मिल सकता है सर। वो इसके वो ऑप्शंस देखने पड़ेंगे, मतलब ऑप्शंस हैं उसमें कि मैंने एम्प्लॉय किस तरह के ऑप्शंस को चूज करता है, तो उसको क्या चाहिए। उसमें वो अपनी पेंशन किस, मतलब कोई चाहता है कि मुझे ज्यादा पेंशन मिले, कोई कुछ कुछ ऐसे करके हैं, कुछ ऑप्शंस है, उन पे डिपेंड करेगा। नहीं सर, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे मान लीजिए 40% एनुटी आपका है, उसमें ये एक अगर ये वाला ऑप्शन चूज करते हैं कि अगर डेथ हो जाती है एम्प्लॉय की तो वो पैसा जो है वो फैमिली को मिल जाए, तो वो फैमिली रिटर्न, वो ऑप्शन है सर, रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। जी सर। जो तो आपका परचेज प्राइस है वो नॉमिनी को मिल जाएगा। अगर आपने ये लिया कि पेंशन टू द नॉमिनी आफ्टर डेथ, तो नॉमिनी को मिलने लगेगी पेंशन। जी सर, ठीक है, थैंक यू उसके सर, बाद धन्यवाद उनको सर। पैसा, मतलब सर ये पैसा डूबेगा नहीं आपका, जैसे यूपीएस में जी, पैसा जी, डूब गया, जी। इसमें नहीं डूबेगा। जी जी सर, जी धन्यवाद सर। हाँ, इनके सब इसमें सर जी ये सर भविष्य में बढ़ता है एनपीएस के अंतर्गत, जो ये एन्युटी जो कम होती 40%? नहीं, डीए नहीं मिलता है। भविष्य में कहीं बढ़ता भी नहीं, बस उतना ही रहता है, चाहे आप 80 नहीं। साल तक जियो। जी बिल्कुल। In case of government servant who leaves tier 1 of the new pension scheme before attaining the age of 60 years, it is mandatory for him her to invest। ये भी क्लियर है सबको इसका, मतलब 60 साल के पहले ही अगर छोड़ देता है इस स्कीम को तो कितने परसेंट इन्वेस्ट करने पड़ेंगे? 80%। 80%। जी बिल्कुल। हाँ, चलिए अगला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर द न्यू पेंशन स्कीम retires from the government service on attaining the age of 60 years would get % of pension wealth in cash। इसका क्या आंसर है? 60%। 60%। 60%, बिल्कुल। जी संजय सर। नमस्ते सर, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था सर, क्वेश्चन नंबर 8, इसका मतलब ये बीआरएस के केस में मतलब जो है हमारी एन्युटी 80% चली जाएगी सर? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बीआरएस में 40 एन्युटी 40% की ही खरीदनी है 20 साल के बाद की। जैसे 20 साल के बाद अगर मान से सुपर एनुएशन की एज अटेन नहीं हो रही है तब भी वो 60-40 नहीं चलेगा? हाँ, 60-40 वाला हो जाएगा, बिल्कुल। ओके, तो ये किस केस में 80% वाला है सर? बीआरएस नहीं लेता है, ऐसे ही छोड़ देता है, मतलब रिजाइन कर लेता है, कुछ भी कर देता है, ऐसे ही छोड़ देता है। ओके सर, बीआरएस की कंडीशन में वो 40-60 वाला ही है। ओके सर, थैंक यू सर। अच्छा, ये वाला जो सवाल है ये उसी से लिया गया है, मतलब पिछले सालों में पेपर में जो आया सवाल ना, और उस समय तक ये 2021 वाला एनपीएस के रूल नहीं आए थे, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम वाले, तो सवाल कुछ इस तरह से ही बने थे। तो बीआरएस वाला अगर आप नेशनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम वाले अगर रूल्स आप पढ़ेंगे तो उसमें बीआरएस की कंडीशन में लिखा हुआ है कि आपको मतलब जिस तरह से आप सुपरएन्युएशन पे रिटायर्ड होते वो बेनिफिट मिलते वही सेम बेनिफिट बीआरएस में मिलेंगे। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जी जोगेश राणा सर। सर गलती से टच हो गए। अच्छा, कोई बात नहीं। चलिए आज के लिए आखिरी प्रश्न कर लेते हैं, 10 बज गए हैं और 10वां सवाल है। Which one of the following is not a feature of the new pension scheme? न्यू पेंशन स्कीम जो है इसका फीचर नहीं है। कौन सा आंसर है इसका?
बी बी है सर। बिल्कुल, it offers a fixed pension after retirement.